वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट यानी कि 2 दिसंबर को जो थर्ड और जो फोर्थ हमारी शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन आंसर को। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर किए थे और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 50 क्वेश्चन है और अच्छे से देखना वीडियो को। यहाँ पे इंडेक्स दिख रहा है ना ये, तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मतलब 1 दिसंबर को जो 4 शिफ्ट हुई थी उनके सबके क्वेश्चन कर लिए हैं और सेकंड के भी कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के, यानी कि आज हमारे 200 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, तो जा करके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो देखो मंगोल शासक थे ना चंगेज खान, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1227 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1227 को। चंगेज खान थे, उनका जो मूल नाम था वो था तेमुजिन। क्या नाम था? तेमुजिन था। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1162 में, बेकाल झील के पास मंगोलिया में हुआ था। कहाँ पे? मंगोलिया में। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 18 अगस्त 1227 को हो गई थी। कब हो गई थी? 18 अगस्त 1227 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान आकार का वह घटक क्या कहलाता है जो विद्युत के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है? तो देखो उच्च प्रतिरोध कौन प्रदान करता है? तो जो कुचालक होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है? ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस होता है। हम बात करें अपनी फिजिक्स में क्वेश्चन मतलब फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अर्धचालक क्या होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, ये क्या होते हैं? देखो कंडक्टर उसे कहते हैं यानी कि सुचालक जिसमें से करंट पास हो सकती है। अर्धचालक वो होते हैं यानी कि सेमीकंडक्टर जिसमें से कभी कभी करंट पास हो पाती है। और जो कुचालक होते हैं हमारे वो ऐसे होते हैं उनमें से कभी करंट पास नहीं होती, और करंट पास नहीं होती तो मतलब प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो जो मेहर दरबार है वो कहाँ पर है? ये है आपका एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड वाला होगा। 1958 में यानी कि जो बाबा अलाउद्दीन खान थे उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था और 1971 में इन्हें पद्म विभूषण मतलब जो पुरस्कार था उससे इन्हें सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात करूं कि जो पंडित रविशंकर थे, है ना, और निखिल बनर्जी थे ना, वो दोनों भी इसी दरबार से यानी कि इसी घराने से संबंधित हैं। किससे? मेहर दरबार से। किससे? मेहर दरबार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एम कोष जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका 18, यानी कि फोर। फोर जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 18 है। देखो आपने केमिस्ट्री में इसके कुछ सेल्स वगैरह पढ़े होंगे, के, एल, एम और एन। तो आपको पता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के में, इसमें 8 होते हैं और इसमें कितने होते हैं? 18, और इसमें कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा ना कि एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। 2022 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया गया था? तो किस महीने में आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा आपका सेकंड वाला, यानी कि कब हुआ था? जनवरी में हुआ था, है ना। 2022 ऑस्ट्रेलियाई ओपन एक क्या था? ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था, जो कि 17 से और 30 जनवरी 2022 तक कहाँ पे हुआ था? मेलन वर्न पार्क में हुआ था, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलियाई जो टेनिस खिलाड़ी थे ना, एस्ले बार्टी, इन्होंने 29 जनवरी 2022 को अमेरिकी डेनियल कॉलियंस को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला का खिताब भी जीता था। और स्पेन के जो थे राफेल नडाल, इन्होंने 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का फाइनल जीता था, है ना। ग्रैंड स्लैम की अगर हम विजेता जो विनर की जो सूची थी 2021 और 2022 की उसकी बात करें, देखो 2022 में जो टूर्नामेंट हुआ था वो यूएस ओपन में हुआ था, और उसके जो पुरुष जो विजेता थे वो थे कार्लोस अल्कराज थे, और महिला थी ईगा स्विटेक, है ना। 2022 में ये हुआ था, विंबलडन में हुआ था। और जो कि पुरुष विजेता की बात करें यहाँ पे तो वो थे नोवाक जोकोविच, और महिला अगर विजेता जो थी वो थी एलेना रयावकीना, है ना। 2022 में फ्रेंच ओपन जो हुआ था टूर्नामेंट वो किसने जीता था? पुरुष में यानी कि मेल में राफेल नडाल, और जो फीमेल थी वो थी ईगा स्विटेक। 2022 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो था वो राफेल नडाल ने जीता, है ना। और जो महिला थी वो थी एस्ले बार्टी। 2022 में जो भी हुए फ्रेंच, है ना, और ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ये दोनों में राफेल नडाल ने जीता था। किसने? राफेल नडाल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 6 वाले पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु के वर्ग के लोगों में बांटा गया है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? तो देखो इसमें से जो आंसर होगा ना वो हमारा होगा यहाँ पे, वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं संबंधित होती हैं। यस, बिल्कुल होती हैं। फर्स्ट भी सही लग रहा है। किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में बांटा गया है, तो इसका भी हम कह सकते हैं कि सेकंड भी सही है।
तो हमारा फर्स्ट और सेकंड, ये तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम बात करें जो वो होते हैं फर्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें, तो इस टाइम पे वे अपनी हाइट का जो 15% है ना वो प्राप्त कर पाते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 7 पे। वन क्वेश्चन है आपका कि महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की थी। इस ऋण योजना का शीर्षक क्या था? तो इस जो ऋण योजना थी इसका जो शीर्षक था वो आपका फोर्थ ऑप्शन है, जिवहाला था। क्या था? जिवहाला। ये महाराष्ट्र जेल विभाग ने क्या किया, पूरे महाराष्ट्र में विभिन्न संस्थानों में सेवा कर रहे जो कैदी थे उनके लिए जिवहाला यानी कि वित्त पोषण जो कार्यक्रम है ना वो शुरू किया था। 8 क्वेश्चन है हमारा 1955 में दिमित्री नहीं होता, ये द्विमित्री कह सकते हैं, मेंडलीव के सम्मान में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से मेंडलीवियम नाम दिया गया, जिन्होंने पहली आवर्तसारणियों में से एक को बनाया था। तो किस तत्व को नाम दिया गया था? वो तत्व था आपका 101। क्या था? 101 था। तो आपको इसका आंसर याद रहेगा ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा इसका? ये होगा आपका फर्स्ट 101 था। क्या था? 101। जी इनका पूरा नाम था, मेंडलीव का जो पूरा नाम था वो था, क्या था? डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। एक ये रूसी साइंटिस्ट थे, है ना। इन्होंने आवर्त सारणी बनाने के लिए, मतलब तत्वों की आवर्त सारणी का दूरदर्शी संस्करण बनाने के लिए भी मतलब इन्हें याद किया जाता है। इनकी जो एक बुक थी वो थी द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री लिखी थी। हम बात करें हाइड्रोजन बम की, तो आप बता सकते हो हाइड्रोजन बम की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? तो वो की थी आपकी यूजेन गोल्डस्टीन ने। ये एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें? एसएससी में। एनोड किरणों की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो गोल्डस्टीन ने की थी। और आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उनको तो आपको पता ही है कि ये मेंडलीफ ने की थी। 9 क्वेश्चन है हमारा, क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो वो है आपका यहाँ पे आर्टिकल 50। कौन सा है? आर्टिकल 50 है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ये ऑप्शन नंबर थोड़े गलत हो गए हैं तो आप इन पे ध्यान में देना, बस ओनली ये देखना कि क्या सही है। तो न्यायपालिका का जो आर्टिकल 50 है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। और बाकी के जो आर्टिकल हैं अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, 143 है। तो यहाँ पे मैं कुछ आर्टिकल के बारे में बता दे रही हूँ, है ना, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आप उन पर ध्यान देना। जैसे आपको दिख रहा है ना कि आर्टिकल 40 है वो किससे रिलेटेड है? वो ग्राम पंचायत के संगठन से रिलेटेड है ना। आर्टिकल 41 है वो कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक जो सहायता का अधिकार है ना वो बताया गया है। आर्टिकल 43 है वो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी को बताते हैं। आर्टिकल 43 का ए है वो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 44 है वो समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 46 में जो SC ST और OBC है उनके लिए क्या है? आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और आर्टिकल 48 है वो कृषि और पशुपालन का संगठन उसमें बताया है। आर्टिकल 49 है वो जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होती हैं, स्मारक और प्राकृतिक महत्व के जो स्थान होते हैं उनके संरक्षण के बारे में बताया। आर्टिकल 50 यह भी हमें पता ही ऑप्शन से क्या था? आर्टिकल 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कही गई है। आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो इन आर्टिकल्स को आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो इसका आंसर होगा आपका आर्टिकल 50। अगला, वायुमंडल की परत कौन सी परत वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार के लिए सहायक होती है? तो देखो रेडियो संचार के लिए जो वायुमंडल की कौन सी परत जो होती है वो हेल्पफुल होती है, तो वो होती है आपकी तापमंडल। क्या होती है? तापमंडल होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो तापमंडल की अगर मैं बात करूं, जो वायुमंडल की जो तापमंडल है ना उसमें रेडियो जो प्रसारण है ना उसमें उसको हेल्प मिलती है। ये मध्यमंडल के ऊपर और बहिर्मंडल के नीचे स्थित होती है। तापमंडल में ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ तापमान भी तेजी से बढ़ता है, टेम्परेचर। और जो आयन मंडल होता है इसका जो ये क्या है, इसी मतलब जो स्पेयर है इसी का पार्ट होता है ना, इसी का पार्ट है ये जो आपकी स्फीयर है, ये रेडियो प्रसारण में तो मदद करती है। और वास्तव में अगर हम बात करें कि जो हमारी अर्थ है उस पर जो जो प्रसारित जो रेडियो तरंगें होती हैं इस परत द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित भी होती हैं, है ना। यह परत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का घर है क्योंकि यह पृथ्वी की कक्षा में है। ये क्या है? पृथ्वी की कक्षा में। देखो सबसे पहली जो हमारी एक स्फीयर होती है वो होती है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर कहते हैं इसे। तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है ना। इसकी जो ऊंचाई जो होती है, हाइट होती है वो 13 किलोमीटर होती है और ध्रुवों के पास लगभग 8 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है। भूमध्य रेखा पर जो ट्रोपोस्फेयर की जो मोटाई है वो सबसे अधिक होती है क्योंकि मजबूत संवहन धाराओं द्वारा गर्मी को बड़ी ऊंचाई तक ले जाते हैं। इस परत में धूल के कण और जलवाष्प होते हैं। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी जो परिवर्तन होते हैं वो आपके ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। इस स्फीयर में तापमान प्रत्येक यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो
प्रत्येक 165 मीटर की हाइट के लिए क्या है 1 डिग्री सेल्सियस जो है दर वो घटता जाता है, कम होता जाता है। यह सभी जैविक गतिविधियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? जैविक यानी कि वायुमंडल कह सकते हैं हम, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरी हम बात करें समताप मंडल की, तो यह जो होती है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है, 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत होती है। क्या होती है? ओजोन परत होती है, जो कि परावैंगनी जो किरण होती है, वेव्स होती हैं, उन हानिकारक किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। और थर्ड होती है हमारी मध्य मंडल, ये समताप मंडल के ऊपर होती है और ये 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैली हुई है। इस परत में एक बार फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम हो जाता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को रजोनिर्वती के रूप में भी जाना जाता है। और जो हमारी लास्ट बची है वो क्या बची है हमारी? बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो हाँ, ऊपरी परत होती है, यह सबसे ऊंची परत है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। एक्सोस्फीयर जो कुछ भी सामग्री है वे इस परत में अत्यंत दुर्लभ होती हैं और यह धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो आपको ये थोड़ी समझ में आई होंगी। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 11 पे। निम्नलिखित में से एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं या फिर जानी जाती हैं, तो वो कौन है? डॉक्टर कनक रेले। कौन है? तो 4 ऑप्शन इनका सही होगा। इन्होंने क्या किया था? नालंदा नृत्य अनुसंधान जो केंद्र है उसकी स्थापना करी थी। देखो मोहिनीअट्टम की बात करूं मैं, तो ये कहाँ का डांस है? मोहिनीअट्टम है ना? मोहिनीअट्टम आप मोहिनीअट्टम भारतीय शास्त्रीय नृत्य आपको बताइए जी कहाँ का है? केरल का। और जो दूसरा ऑप्शन है आपका ये माधवी मुदगल जो है, ये ओडिसी का एक नृत्य है। मतलब ये ओडिसी नृत्य रूप में जो है वो फेमस है। 11 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जानी जाती हैं? तो कौन जानी जाती हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर कनक रेले हैं, वो जाने जाते हैं मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक के रूप में। देखो इन्होंने क्या किया था? नालंदा जो नृत्य अनुसंधान केंद्र है ना उसकी स्थापना करी थी। मोहिनी अट्टम हमारा एक भारतीय नृत्य है जो कहाँ पर का फेमस है? जो केरल का फेमस है ना? और जो माधवी मुदगल है ना वो कौन है? माधवी मुदगल ये क्या है? एक ओडिसी नृत्य रूप के लिए भी फेमस है। और जो ये है सगुन भूटानी, ये कौन है? ये ओडिसी नृत्यांगना है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य करती है। और जो मोहन राव है कलिया उरकर, यानी कि ये कौन है? ये कथक नृतक है। कौन है ये? कथक नृतक। तो हमारा तो 11 का आंसर क्या होगा? 4 होगा। 12 क्वेश्चन है टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? देखो टेबल टेनिस में जो एक सर्व के मतलब सर्व में कितने लेट्स की मतलब अनुमति होती है, तो वहां होती है असीमित, मतलब कितने भी हम लेट्स जो है वो कर सकते हैं। तो टेबल टेनिस में सभी खिलाड़ियों को असीमित लेट सर्व जो है वो दिए जाते हैं। टेबल टेनिस में सर्व करने की कोई सीमा नहीं होती है ना, कोई फिक्स नहीं है। तो अगर हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात पढ़ें टेबल टेनिस में, तो देखो इसमें जैसे रेली है, तो रेली जो है वो रेली टेनिस में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा वर्ड है जिससे हम गेंद मतलब गेंद खेल में होती है वह अवधि जिसमें गेंद क्या होती है उस टाइम पे गेम्स में होती है। लेट जो होता है वो क्या होता है? वो एक सर्विस बॉल नेट से टकराना होता है ना, जिसके कारण जो पॉइंट ओवर है वो खिलाता है। और डेड होता है बिना स्पिन वाली जो गेंद होती है उसको डेड बोलते हैं। और जो पॉइंट होता है वो टेबल टेनिस में स्कोरिंग की एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई थी? तो इसका आंसर होगा हमारा गेहूं। क्या होगा इसका आंसर? गेहूं होगा। तो आपको हरित क्रांति में बताइए कि गेहूं पर अधिक जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेज इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम नॉमिनल जीडीपी, यानी कि साधारण कह सकते हैं जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। 15 क्वेश्चन है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम डैश महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा प्रशांत। क्या होगा? प्रशांत होगा। 15 का फर्स्ट होगा। 16 क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द सेल एनवलप ऑफ द बैक्टीरियल सेल कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोकालिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकालिक्स। तो इसका ऑप्शन है थर्ड जो है बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो तिब्बती नववर्ष के रूप में किसे मनाते हैं? यहाँ पे लोशर त्योहार जो है उसको मनाते हैं। तो इसका आंसर आपका 4 होगा 17 का। 18 क्वेश्चन है कि कुरान की शिक्षाएं भारत में पहल डैश सदी में व्यापारिक और प्रवासियों के जरिए पहुंची थी। तो कुरान की किस शताब्दी में पहुंची थी? तो इसका आंसर होगा आपका 7वीं शताब्दी में। कब पहुंची थी? 7वीं सदी में पहुंची थी।
19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? तो देखो किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, तो वो था आपका पुरापाषाण युग। कौन सा था? पुरापाषाण युग। महाराष्ट्र में एक मतलब बड़ी संख्या में शुतुरमुर्ग के अंडे खोजे गए थे। आपको पता ही है कि हमारा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है वो ऑस्ट्रिच ही है, मतलब शुतुरमुर्गी है ना। 20 क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर साड़ी के अनुसार ए का एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था, जिसके बाद में गैलियम द्वारा स्थापित कर दिया गया। देखो जो यहाँ पे मेंडलीफ की आवर साड़ी के अनुसार तो अगर मैं बात करूँ कि ए का एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था, तो इसका जो आंसर होगा वो 68 है। क्या है? 68 है। 1869 में मतलब उन्होंने प्रकाशित किया था। उनके टाइम पे केवल 63 तत्वों की जो थी उनकी खोज हुई थी। देखो ए का बोरॉन है, उसका नाम चेंज करके स्टेडियम कर दिया गया। ए का एल्युमिनियम है, उसको हम अब गैलियम कहने लगे। क्या कहने लगे? गैलियम कहने लगे। और ए का सिलिकॉन है, उसको हम अब जर्मेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मेनियम कहते हैं। ए का जो वर्ड है ना, ये एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? एक होता है। जिसका मतलब एक होता है। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? तो किस डांस में होता है? ये होता है आपका कथकली डांस में। कथकली डांस में वो अपने चेहरे पर बहुत सारे कलर लगा के चेंज ही कर लेते हैं मतलब। देखो भरतनाट्यम आपका जो तमिलनाडु का डांस है ना। मोहिनीअट्टम आपको पता है ये केरल का है। ओडिसी आप जानते ही हो कि ये ओडिशा का ही है ना। और कथकली भी केरल का है। तो इस ऑप्शन में आपका कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के डांस हैं। 22 क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का कौन से नंबर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो वो है 50वें नंबर के। कौन से? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो आपका 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका 22 का जो आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन। क्या होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो इसका आंसर आपका होने वाला है फोर्थ ए, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा? फोर्थ ए। ठीक है। देखो आपने ये कुछ पढ़े होंगे हमारे, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं फोर्थ ए, इसमें मौलिक कर्तव्य बताए। हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है ना। दूसरा जैसे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, है ना। थर्ड बात करें तो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, है ना। और देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। फिर आम भाईचारे की भावना रखना, मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करें, है ना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें। तो आर्टिकल 4 आपको समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे ये दिया है हमें फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल, ये हमारा 9 का बी है। तो 9 के बी में क्या है? 97वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 2011 में। सहकारी समितियों से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? सहकारी समितियों से रिलेटेड है। अगर इसमें बात करें हम 10 वाले की, यानी कि भाग जो हमारा 10 है वो, उसमें क्या है? तो उसमें आर्टिकल 244 और 244 के ए के साथ अनुसूची और जनजातियों क्षेत्रों के लिए प्रावधान दिया गया है। और अगला फोर्थ ऑप्शन है हमारा ये 12 वाला। तो भाग 12 है, उसमें क्या है? भाग 12 में ये वित्त संपत्ति और अनुबंध और छूट से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 264 से और 300 ए भी शामिल है। 24 वाला क्वेश्चन है हमारा कि हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो हुगली नदी के तट पर किस कंपनी ने मतलब फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वो थी इंग्लिश कंपनी। किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड वाला, अंग्रेजी कंपनी ने 1651 में इन लोगों ने फैक्ट्री की स्थापना करी थी। 25 क्वेश्चन है लास्ट हमारा इसका, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के जो 12वें मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। 3 जुलाई 2021 को ये यूके के सीएम बने थे। देखो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है? वो देहरादून है ना। और इसके जो सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी है। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? गुरमीत सिंह है। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो क्या है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। और एक और है राजाजी नेशनल पार्क है। और प्रसिद्ध अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य है और वेनोक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। लोकसभा सीट यूके में जो है वो 5 है। और जो राज्यसभा सीट है वो कितनी है? 3 है ना। और अगर यहाँ का स्टेट एनिमल की बात करें तो वो अल्पाइन कस्तूरी मृग है। और जो स्टेट वर्ड है वो कौन है? हिमालयन मोनाल। कौन है? हिमालयन मोनाल है। अब हम
अब हम शिफ्ट 4 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस यानी कि एनसीजीजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा, भरत लाल को। इन्हें सितंबर 2022 में इन्हें अपॉइंट किया गया था महानिदेशक के रूप में। तो फर्स्ट का क्या हो गया? 4 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो था वो कौन सा था? तो वो आपको बताइए कौन है? सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। तो सिक्किम की अगर जनसंख्या की बात करें तो वो कितनी है? 6.71 लाख के समथिंग है। यूपी है वो जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पर है, उसके बाद महाराष्ट्र है सेकंड नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टिकर है ना डैश रूप में लिया जाता है। तो वेट्टिकर जो है वो किस रूप में लिया जाता है? तो वो है जबरन श्रम में। जबरन श्रम से हम कह सकते हैं कि जबरदस्ती लोगों से लिया जाता था। तमिलनाडु में शासन करने वाले जो चोलों के जो अभिलेख मिले हैं ना, वहां पे वेट्टिकर के बारे में सबसे अधिक बार उल्लेख भी किया गया है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष हुए? तो देखो 73वां और जो 74वां जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1992 में हुआ था। तो इसका 4 ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर हम बात करें कि जो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें आर्टिकल 16 के तहत में क्या हुआ था? एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है हमारा 5 क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी एक थे। तो दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी एक व्यवसायी थे। क्या थे? व्यवसायी थे। ये क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे 1886 में, है ना, 1893 में भी रहे थे और 1906 यानी कि 1906 में भी रहे थे। इन नौरोजी की एक फेमस बुक कौन सी है? तो आप बता सकते हो। पॉवर्टी एंड एन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बहुत फेमस बुक रही थी दादा भाई नौरोजी की। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, दादा भाई नौरोजी कौन थे? व्यवसायी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र जो है वो आपको दिया है CH3OC परसेंटेज है, फिर HS है, जिसका उपयोग इत्र यानी कि सुगंध और विलायक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड वाला यानी कि एनिसोल। क्या है? एनिसोल है। एनिसोल का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये नहीं होता, वो होता है आपका CH3OC6 है ना, और H5 है। तो ये जो यहाँ पर है ना, ये गलत है। इसमें क्या होता है? सौंफ के बीज जैसी सुगंध आती है। एनिसोल में क्या होता है? सौंफ का जो बीज होता है ना, उस जैसी सुगंध आती है। तो अगला है हमारा 7, भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? तो कौन सी सड़क थी? तो वो सड़क थी आपकी नागपुर सड़क योजना। कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला। तो 7 का क्या हो गया? फर्स्ट। 8 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे सामान्यतः भुजा चूना यानी कि क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है? तो वो आपको किसको जाना जाता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड को। देखो यहाँ पे ये होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये कैल्शियम सल्फेट होता है, और इसको हम कह रहे हैं भुजा चूना। जी SSC में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भुजा चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaO होता है। 9 क्वेश्चन है हमारा कि शेर ए गुल फरोशा जो है उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये होता है आपका दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। यानी कि फूल वालों की जो सैर को ही हम क्या कहते हैं? शेर ए गुल फरोशा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 वाला, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर गठन किया गया था। तो किसका गठन किया था? देखो योजना आयोग के स्थान पर हमने नीति आयोग का गठन किया गया था। किसका किया गया था? नीति आयोग का गठन। योजना आयोग को ही नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया, जिसको हम थिंक टैंक कर भी कहते हैं। 15 में योजना आयोग के स्थान पर गठन किया गया था। तो योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन हुआ था? तो वो हुआ था आपका नीति आयोग का गठन हुआ था, है ना। नीति आयोग जो है वो क्या एक संवैधानिक निकाय नहीं है ना। इसकी जो स्थापना हुई थी वो क्या 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसका जो गठन था वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? PM होता है। यह भारत सरकार का प्रमुख नीति यानी कि प्रबुद्धि मंडल भी है, जो दिशात्मक और नीतिगत आगम दोनों प्रकार प्रदान करता है ना। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन वेरी, डॉक्टर सुमन वेरी। और मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो कौन है? VVR सुब्रह्मण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो रोशन कुमारी किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो वो है आपकी कथक की। तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, अभिनेता और एक कोरियोग्राफर भी हैं, जो किस घराने से रिलेटेड है? जो कि जयपुर घराने से संबंधित है। 12 क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री यानी कि जो हैंसांग था वो लगभग 10 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। तो कितनी वर्ष पूर्व आए थे? तो वो 1400, ठीक है, 1400 वर्ष पूर्व जो थे वो भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। चीनी जो बौद्ध यात्री था कौन था? हैंसांग।
13 क्वेश्चन है हमारा, एक तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण की पहचान करो। तो जो अपघटक होते हैं वो क्या होते हैं आपका, तो इसलिए होगा कशाभिक। फोर्थ ऑप्शन यहाँ का सही होगा। ये क्या होते हैं, फ्लैगिलेट्स कहते हैं इनको। ये किसी तालाब के जो तल होता है वहां अंदर मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से है, तो कौन सा खिलाड़ी है जिसका संबंध मुक्केबाजी से है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, इनकी बात करें हम तो ये कौन है, लवलीना भारतीय मुक्केबाज हैं जो कि 69 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं। वो कितनी साल की हैं, 23 साल की हैं। असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला वेल्टवेट वर्ग में क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 15 क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 15 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का जो उद्देश्य है वो है अपने शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों में भिखारी मुक्त बनाना। देखो मतलब भिखारी नहीं होने चाहिए इन शहरों और क्षेत्रों में, तो आपका इसका जो आंसर होगा वो दूसरा वाला सही होगा। 16 क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बिरजू महाराज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो जो बिरजू महाराज थे ना वो भारत में कथक नृतक हैं, है ना, और जो कि लखनऊ के काल का विंध्याधीन घराने का प्रतिनिधि भी किया था इन्होंने, जो संगीतकार, गायक और कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। 1986 में बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2012 में जो फिल्म आई थी उन्नाई कारनाथू के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। 17 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। तो कौन सा पशु है जो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, तो आपका होगा यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर। कौन है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो 17 का 4 ऑप्शन है वो सही होगा। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। तो ई कॉमर्स का लाभ नहीं है यहाँ पे, इसका आंसर होगा आपकी ग्राहकों की आवश्यकता के लिए देर से प्रतिक्रिया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। 18 का क्या है, फर्स्ट है। 19 क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया था। तो यहाँ पे किया गया था उड़ान योजना का चयन। किसका, उड़ान योजना का। जो उड़ान योजना थी वो अप्रैल 2022 में आई थी। 20 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत निर्देशक यानी कि एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल पुरस्कार अवार्ड जो जीता था वो किसने जीता था, तो इसका आंसर है आपका फोर्थ है, इलैयाराजा ने। किसने जीता था, इलैयाराजा। तो 20 का 4 आंसर सही होगा। 21 है, वेग एक विशेष दिशा में क्या होता है। तो वेग एक विशेष दिशा में हम गति को कहते हैं। किसको कहते हैं, गति, यानी कि इसका ये आंसर सही होगा, सेकंड वाला। 22 है हमारा कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था। तो गजनी का जो सुल्तान था महमूद वो था राजेंद्र प्रथम के समकालीन, यानी कि इस टाइम पे था वो। कौन था, गजनी का सुल्तान महमूद, याद रहेगा ना, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। 23 है यहाँ का, डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो सब लोग क्या स्वीकार करते हैं, तो ये होगा हमारा संविधान। क्या होगा, संविधान। हमारा जो संविधान है वो भारत का लिखित संविधान भी कहते हैं। 24 है, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये कब आयोजित होगा, तो 2024 में गैंगवॉन में आयोजित होगा। तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन है ये यहाँ पे सही है। देखो 2024 में इसका 4 संस्करण हुआ होगा, है ना, जो कि दक्षिण कोरिया का है। जी गैंगवान एक शहर है। 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक थे वो बीजिंग यानी कि चाइना में आयोजित हुए थे। और 2026 की बात करें यानी कि आगे जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे, विंटर ओलंपिक, वो इटली में आयोजित होंगे। कहाँ पर, इटली में। और 2024 में जो अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो जो पेरिस में होंगे। और 2020 में कहाँ पे हुए थे, तो वो हुए थे टोक्यो यानी कि जापान शहर में, जापान के टोक्यो शहर में। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, जल एक चक्रीय संसाधन है, ये कथन आपका, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो सही होगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। लास्ट, तो आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए और उसके अलावा हमने उन क्वेश्चनों के जो आंसर थे उनको एनालिसिस भी किया है। तो हमें एक्स्ट्रा नोट पॉइंट भी वहाँ से मिले होंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।